अब आगे हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, ठीक है। पहले आपको ये चार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। अभी सब पढ़ के आए हैं, अभी आप सब सुन के आए हो, जस्ट मैं आपको दोबारा एक बार बता रही हूँ। पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या क्या पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब उसमें मिलेगा एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट क्या है भाई, वो भी हम कर चुके हैं। एग्रीमेंट को इन्होंने दो पार्ट्स में बांटा है। क्या, क्यों बांटा है, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट कैसे बन रहा है, एग्रीमेंट कैसे बन रहा है हमारा, बाय प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। जब ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिली, यानी ये ऑफर और एक्सेप्टेंस मिली, तब हमारा बन गया प्रॉमिस। जब ये प्रॉमिस में मिली कंसीडरेशन, देन हमारा बन गया एग्रीमेंट। क्लियर हुआ, एग्रीमेंट में हमने एनफोर्सेबिलिटी डाली, हमारा बन गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देन हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। जैसे 3 टाइप्स तो मैंने अभी आपको बता दी। पहली तो थी वॉइड एग्रीमेंट्स, अब ये तो थे वॉइड एग्रीमेंट्स। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम ये पढ़ेंगे, एक हमारे पास होते हैं बच्चा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो गए, हमने अभी मैंने आपको बताया ना 3 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है। एक तो हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक हो गया जी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक तो हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड तो ठीक है मैम, हमें समझ लग रहा है, जिसमें सब कुछ ओके है, लॉ की इन्फोर्सेबिलिटी है, एवरीथिंग इज ओके, वो तो बन गया वैलिड। तो ये वॉइड और वॉइडेबल क्या है, पहले तो वॉइडेबल समझते हैं। वो बच्चा अपने वर्ड में ही आपको क्लियर कर रहा है, वो क्या है, वॉइड प्लस एबल, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको एक पार्टी अपनी मर्जी से वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। इतनी पहले बात क्लियर हुई, वॉइड और एबल मतलब पार्टी अपनी मर्जी से क्या करवा रही है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा रही है। कब, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कॉर्जन से, अनडू इन्फ्लुएंस से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड से, इन चारों में पार्टी क्या करवाएगी, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एबल डिक्लेयर करवाएगी। और क्या जिसने फ्रॉड किया है वो डिक्लेयर करवाएगी, ऑब्वियस सी बात है नहीं। कौन डिक्लेयर करवाएगी, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। इतनी सी बात क्लियर हुई। देन हमारे पास आती है जी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। एक बच्चा टर्म है वॉइड एग्रीमेंट्स, एक टर्म है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। प्लीज इन दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज बच्चों को इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। और जब पेपर में आता है ना, ये वॉइड एग्रीमेंट है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, हमें समझ नहीं लगता ये एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना भी है या नहीं बना है, ठीक है। तो पहली बात है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है वॉइड एग्रीमेंट। ये तो एग्रीमेंट समझ सकते हैं जी, वॉइड अब इशू है, जैसे माइनर के साथ हो गया, फ्रॉम द स्टार्टिंग गलत है, सोशल नेचर के हो गए। अब ये मत बोलना सोशल नेचर के नहीं पता, सोशल नेचर मतलब आपने मैम को बोला मैम मेरी बहन की शादी में आना, मैडम नहीं आए। आपने अपनी मैम को बोला मैम मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी पे आना, मैम नहीं आए। ये क्या है, सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हमारी इंटेंशन है ही नहीं फुलफिल करने की, जस्ट एक मेरे इन्विटेशन है भी आ जाना। आप भी मुंह से भी बोलते ना, दिखावा करते ठीक है आ जाएंगे, जरूरी थोड़ी आप जाओ, ठीक है। वैसे एक बच्चा वर्ड हमारे पास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब वो वैलिड था, तब सब कुछ ओके था, लेकिन जिस टाइम पे एग्जीक्यूट करना था उस टाइम पे वो क्या बन गया, वॉइड बन गया। एग्जांपल लेते हैं, ए और बी के बीच में बच्चा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कब हुआ, 25 मई को। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके बीच में कि ये जो ए है ये बी को असम से टी सप्लाई करेंगे। इतनी सी बात पहले क्लियर हुई, ए क्या करेंगे, बी को असम से टी सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ 25 मई को, कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्जीक्यूट होना था 27 मई को, लेकिन ये बीच में यानी 26 मई को असम
की स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई हमारे यहाँ से टी लेके जाने पे हमने बैन लगा दिया है, आज के बाद से कोई भी यहाँ से टी सप्लाई करेगा तो वो इलीगल काम माना जाएगा। तो अब मुझे बताओ क्या हम ये 27 को कॉन्ट्रैक्ट अपना इन्फोर्स करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि 26 को ऑलरेडी वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो क्या इससे हमें क्लैरिफिकेशन मिली? पहला, जब 25 मई का कॉन्ट्रैक्ट बना वो बिल्कुल वैलिड था, सब कुछ ओके था, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 27 मई को वो क्या बन गया? हमारा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल बन गया, वॉइड बन गया। अब हम इसको फर्दर परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लैरिफिकेशन हुई? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या है। वॉइड एग्रीमेंट्स शुरू से ही वॉइड है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब बने थे तब लीगल थे, जब एग्जीक्यूट होने थे तब वॉइड हो गए। ठीक है। अब इसी में बच्चे और कंसेप्ट आते हैं, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, और वो क्या है? जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स है ना बच्चा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सब क्या है? एग्रीमेंट है। यानी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई ये हमने ये लाइन याद कैसे रखनी है? तो ये बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल रख के याद कर लेना। ये बड़ा सर्कल बन गया एग्रीमेंट, ये छोटा सर्कल बन गया कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स हर एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब इस एग्रीमेंट में ये इन्फोर्सेबिलिटी मिलेगी ना बच्चे, सिर्फ तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट हमारी फर्स्ट स्टेज है, हमारा फर्स्ट स्टेप है, और कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है? सेकंड स्टेप। तो जब तक हमने ये फर्स्ट स्टेप ही नहीं लिया, हम सेकंड स्टेप तक कैसे पहुंच सकते हैं? जब ये फर्स्ट स्टेप लिया यानी एग्रीमेंट किया, तभी हम देखेंगे ना कि हमारा एग्रीमेंट ठीक है या नहीं ठीक है। अगर तो ठीक है दैट मीन्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो ये एग्रीमेंट ही रहेगा। क्लियर हुआ बच्चा? सिंपल सी बात है, कोई इसमें मैंने अभी रॉकेट साइंस नहीं बताया है। जो हमने पढ़ा है हम आगे सब पढ़ेंगे। अभी नहीं समझ लगा है तो डोंट वरी, जब मैं एक एक करके टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये मैंने आपको क्यों एक इंट्रो दी है या क्यों मैंने बताया है कि मैंने क्यों पढ़ाई, क्या पढ़ाना है, ताकि आपको ये एक्ट शुरू करने से पहले एक क्लैरिफिकेशन हो, एक पता हो कि भाई ये एक्ट में हमने ये चीज़ें करनी है या हमने ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें बच्चा, पहली बात, हमारा जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। हमारा ये जितना भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना ये बच्चा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला क्या? जो हमारे होते हैं जर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, और दूसरा आ गया हमारे पास स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो जर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स है ना बच्चा, ये तो डील हो गई जी 1 से 75 तक। ठीक है, समझ लगता है। ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, ये हमारा आगे 128 समथिंग से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये हम बाद में करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है 1 to 75 पे, जर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स पे, जिसमें हमने क्या बताना है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट हैं, कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या है, ये सब हमने ये पढ़ना है। जर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले में तो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन। जी, हमने कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन कैसे करनी है, मतलब बनाना कैसे, बनाएंगे कैसे, जब प्रपोजल होगा, एक्सेप्टेंस होगा, प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस में कंसीडरेशन मिलाएंगे, कंसीडरेशन में जब हम मिलाएंगे आगे फर्दर अपना, अभी हम सारा करके आए हैं ऊपर, कंसीडरेशन में हम क्या मिलाएंगे, जब हम एग्रीमेंट अपना
प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिलाएंगे, एग्रीमेंट बना। अब एग्रीमेंट में क्या मिलाएंगे, एनफोर्सेबिलिटी, तो क्या बना हमारा कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ। ये सब फॉर्मेशन का पार्ट है। कैसी पार्टीज होनी चाहिए, कैसे हमारी कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या नहीं है, ये तो हो गया फॉर्मेशन का पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है बच्चा ब्रीच का। ब्रीच भी हम इसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन जिसको हम एग्जैक्टली बोलेंगे डिस्चार्ज का। जब हमने कोई चीज़ फॉर्म की है, बनाई है, तब हम उसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज भी तो करेंगे, यानी ख़त्म भी तो करेंगे। ये तो है नहीं कॉन्ट्रैक्ट बना के हमने एक साइड पर रख दीजिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उसको डिस्चार्ज भी तो करना है। तो डिस्चार्ज क्या होगा वो हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर हुआ। डिस्चार्ज मतलब जैसे मैंने तो पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट ही फुलफिल कर दिया जी, जो हमारी कंडीशंस थी मैंने पूरी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, उसने पैसे लिए, मैंने पैसे लिए, उसको काम दिया, ओके, फुल फ्लेज डन। देन वी हैव नेक्स्ट ब्रीच कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं परफॉर्म कर दी, जाओ जो करना कर लो, ये क्या कर दिया मैंने, ब्रीच कर दिया। तीसरा क्या है, ऑल्ट्रेशन कर दी, किसी हमने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर दिए, कहीं से ऑल्ट्रेशन कर दी। फिर हो गया हमने रिसेंड करवा लिया, रिसेंड मतलब हमने कोर्ट से कैंसिल करवा लिया। एंड लास्ट नेक्स्ट होगा हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, नोवेशन एंड एक्सेट्रा। इसमें हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे। ये सब हमारा किसका पार्ट बन जाती है बच्चा, डिस्चार्ज का। हमने कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करवाना है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक जर्नल इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्या है, हम कोई भी एक्ट करते हैं ना बच्चा, उसका ईयर याद करना ज़रूरी है। क्या याद करना ज़रूरी है, ईयर। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर क्या है, 1872, ठीक है। अब एक बार आते हैं हम बेयर एक्ट पे। अगर हम बात करते हैं अपने बेयर एक्ट की, आई डोंट थिंक सो कि आपने पहले बेयर एक्ट देखा है, तो मैं जस्ट इसलिए आपको एक बार दिखा रही हूँ बेयर एक्ट कैसे होगा कैसे नहीं, ठीक है। अगर हम बेयर एक्ट की बात करें ना बच्चा, तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होता है, हेडिंग लिखी होती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देन सेक्शन शुरू होते हैं। सेक्शन हमारा 1 क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब नहीं है। कब हटाया था हमने, 31 अक्टूबर। याद रखना 31 अक्टूबर को हमने क्या किया था, अपना जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल टाइटल देना बंद कर दिया था, आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया था। उसके बाद हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो पूरे ही इंडिया पे अप्लाई करता है। हमारे जितने भी लॉज हैं वो पूरे ही इंडिया पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जो मुझे मेन बात बतानी है ना वो है ईयर की, दैट इज़ 1872। पहली बात 1872 का हमारा ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो लिखा किसने है, जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज हमें आज़ादी कब मिली, 1947 में। तो 1872 में ये कौन से ब्रिटिशर ने लिखा था, मेन किसने ये ड्राफ्ट किया था, कमेटीज तो बैठती हैं, रिकमेंडेशंस होती है, लेकिन मेन ड्राफ्टर कौन थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, हमारे सर जेम्स स्टीफन, पहली बात, ठीक है। सेकेंड है बच्चा, इसी जो अर्लियर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ना, अर्लियर हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहले थे जर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर हमारा पड़ता था सोगा, देन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले क्या था, हमारे 4 पार्ट्स में थे। पहला हमारा पार्ट बनता था जर्नल का, जो हम अभी भी पढ़ रहे हैं। दूसरा हमारा पार्ट बनता था सोगा का। तीसरा पार्ट बनता था स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और फोर्थ पार्ट बनता था पार्टनरशिप का। क्लियर हुआ। फिर हमने क्या किया, 1930 में पहले हमने सोगा हटाया, और 1932 में हमने हटा दिया हमारा पार्टनरशिप एक्ट। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 बचे, दैट इज जर्नल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो मैंने आपको बताया था ना, 1 to 75 हमारे जर्नल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलते हैं, उसके बाद 124 125 से हमारे शुरू हो जाते हैं। ये जो बीच का गैप है, ये कौन सा गैप है, ये सोगा के सेक्शंस रिमूव हुए हैं, ठीक है।
और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद जो गैप है वो पार्टनरशिप एक्ट के हमारे सेक्शन जो है वो रिमूव हुए, सेक्शन सारे पार्टनरशिप एक्ट के रिमूव हुए। क्लियर हुआ? क्या इसकी एक इंट्रोडक्शन है जर्नल, बिकॉज जब आपने इंट्रो लिखनी है ना अपने क्वेश्चन में, तब आपको ये मेंशन करना है कि ये कब एनफोर्समेंट में आया है, इसका एक्सटेंट क्या है, कहाँ तक ये एप्लीकेबल है, कहाँ तक नहीं एप्लीकेबल है, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मीनिंग है, क्यों हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके मेन टॉपिक पे आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था तब क्या था भाई? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हम शुरू से ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फॉलो करते आ रहे हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग क्या होता था, हम कोई चीज़ लेते थे, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, मैंने आपको कोई चीज़ दी, आपने मुझे चीज़ दी, फिर जैसे मॉनेटरी सिस्टम आया, पैसों में चीज़ें शुरू हुई। ये वही चीज़ें हैं, चाहे हम एंशिएंट टाइम में चाहे मिडीवल टाइम में। दो हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक लॉ नहीं था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक लॉ किसने दिया हमें? सर जेम्स लीफ ने, और तब दिया 372 में। तो तब से भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते आ रहे हैं। आगे पढ़ो। फॉर दिस पर्पस जनरली डिफरेंट सोर्स ऑफ हिंदूज लाइक वेदास, धर्मशास्त्र, स्मृतिज, श्रुतिज एक्सेट्रा वर रेफर्ड। जिससे क्या हुआ? विद द टाइम या उस टाइम पे हमें पता चला हमने कॉन्ट्रैक्ट कैसे करने हैं। बच्चे ये जो वेदास है, 4 वेदास है, आपको पता है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, राइट। धर्मशास्त्र जो शास्त्र हमारे पास है, स्मृतिज, श्रुतिज, ये सब हैं जो जैसे किसी ने हमें किसी गुरु ने हमें ज्ञान दिया, जो हमें याद था, वो सब हमने क्या किया, हमने उसके अकॉर्डिंग अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को करना शुरू किया, उसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्ट्रैक्ट शुरू की। ठीक है, आगे बढ़ो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यस कॉन्ट्रैक्ट्स वर इन द फॉर्म ऑफ बायलैटरल ट्रांजैक्शन। ये बाय ट्रांजैक्शन क्या है हमारी? दैट इज which were based on free consent and all the terms and conditions involved। bilateral transaction मतलब आप मुझे कुछ दो, मैं आपको कुछ दूंगा। ठीक है, और किस पे बेस्ड है? फ्री कंसेप्ट। क्लियर हुआ? बायलैटरल ट्रांजैक्शन मतलब दोनों पार्टीज का इक्वल है, आप मुझे कुछ दो, यानी ए बी को कुछ देगा तभी तो बी ए को कुछ देगा ना। ठीक है, आगे पढ़ो। ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट्स वर गवर्न्ड बाय मोहम्मदियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जब मुगल रूल आया तब ऑब्वियसली मुस्लिम लॉ चला हमारा सारा। ठीक है ना। अरेबिक वर्ड क्या है? अक्द। अक्द इज नोन फॉर कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स अ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? मिलके हम किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। इन सेम वे वर्ड इजाब वॉज यूज फॉर प्रपोजल एंड कबूल वॉज यूज फॉर एक्सेप्टेंस। कबूल 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 करते हो ना, चलता है ना ये मुस्लिम्स में, वही चीज़ें हैं। आगे, हिंदू लॉ इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंग्लिश लॉ। हमें भी पता है दो हमारे जितने भी हिंदू लॉज ना बच्चे इंग्लिश लॉ से ही डिराइव हुए हैं, बट स्टिल हिंदू लॉ जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम इंग्लिश लॉ। हिंदू लॉ क्या है? एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ न्यूमरस कस्टम्स एंड वर्क्स ऑफ स्मृतिकारास हु इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज्ड वेदास टू डेवलप वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू लॉ। बच्चा क्या है हिंदू लॉ में? मेन जितने भी हमारे वेदास हैं, जो भी स्मृतिज हैं, उन सब को इकट्ठा करके हमने एक कंपाइलेशन बना ली। ठीक है, आगे। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ हमारा क्या बोलता है जी? कोई भी माइनर है, कोई भी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, कोई भी ओल्ड मैन है, कोई भी हैंडीकैप्ड है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसी के साथ जो हमारी नारद स्मृति है उसने क्या बोला? 8 साल का बच्चा इन्फेंट बोला जाता है, 8 से 16 साल का बॉयहुड बोला जाता है, और आफ्टर 16 ईयर्स हम कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन प्रेजेंट क्या है? एज हमारी 18। प्रेजेंट में क्या है जी? हैंडीकैप तो कर सकता है ना, अगर अपने होशोहवास में तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर ओल्ड मैन जो है अपने होशोहवास में उसको सब कुछ समझ लग रहा है, उस बाई एज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, आगे। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, अब यहाँ से हमारा मेन चीज़ शुरू होगी क्या? द एडवेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी द इंग्लिश लॉ वॉज अप्लाइड इन प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, एंड द चार्टर एक्ट issued by King George to East India Company
If one of the parties of a contract is from either of the religion and other is from other religion, then the law of the defendant is to be used. उन्होंने क्या बोला बच्चा कि सपोज ए जो है अलग रिलीजन का है, बी जो है अलग रिलीजन का है, तो ये जो बी का रिलीजन है ना, हम इसके सारे रूल्स, इसके सारे लॉज यूज़ करेंगे इनको गवर्न करने में, इनके केस को गवर्न करने में. ठीक है, आगे अब आया हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब आई हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इंट्रोडक्शन. द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ. ऑब्वियसली कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तभी आज तक हम कॉन्ट्रैक्ट करते आ रहे हैं. बहुत अच्छे से हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फैसिलिटेट हो रहा है. इट इफेक्ट्स एवरीबडी, सबको इफेक्ट करता है. मोर सो किसको इफेक्ट करता है, ट्रेड को, कॉमर्स को, इंडस्ट्री को. इट मे बी सेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड. ऑब्वियसली बच्चा, जब हमारे पास कोई प्रॉपर लॉज है तभी हम बोलेंगे ना हाँ भी अब ये कंट्री सिविलाइज बनने जा रही है या बन रही है. जब हमारे पास किसी चीज़ को करने के लिए प्रॉपर लॉज, प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं है ना, तो हम अनसिविलाइज कहलाते हैं. ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो क्या है, पढ़ो इसको. द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये फॉर्म कब हुआ था बच्चा, 25 अप्रैल 1872 को, और फोर्स में कब आया है, सितंबर 1 1872. ये दो चीज़ें क्या हैं, ये दो डेट्स क्या है. 25 अप्रैल का मतलब कि 25 अप्रैल को हमारा पूरा एक्ट बनकर रेडी था, लेकिन हमने उसको इम्प्लीमेंट कब किया है, सितंबर 1 को. ये जो बीच का टाइम पीरियड है ना इतना, ये हमने क्यों डाला, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, कोई भी हम एक्ट बना रहे हैं तो हम इमीडिएटली सबको नहीं बोल सकते जी फॉलो करो, सारी मशीनरी अरेंज कर दी, सब कुछ कर दिया, नहीं हो सकता. वी नीड सम टाइम. क्या टाइम चाहिए कि भाई हम प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर मशीनरी अरेंज कर सके उसके एनफोर्सेबिलिटी के लिए. ठीक है ना, तो ये जो टाइम पीरियड मिलता है, ये जो बीच में एक गैप आता है इतने टाइम का, ये इसीलिए आता है ताकि आप प्रॉपर मैकेनिज्म अपनी मशीनरी अरेंज कर पाओ. प्रीएम्बल क्या बोलता है, जैसे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल होता है ना, जो एक बेसिक चीज़ें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वैसे ही बच्चा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रीएम्बल है. और वो प्रीएम्बल क्या बताएगा कि हमने जो पूरे अंदर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या बेसिक है, क्या बेसिक है, डिफाइन करना है, अमेंड करना है. अमेंड मतलब चेंजेस कर सकते हो. ठीक है, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, सर्टेन पार्ट्स, किसके, लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट के. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया में ऑलरेडी आपको बता चुके, जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. ठीक है, देन ये मैं आपको ऑलरेडी सब चीज़ें बता चुकी हूँ. 1 to 75 हमारे क्या चलेंगे, जनरल प्रिंसिपल्स, फिर हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएंगी. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स किससे है, 124 to 238. जो बीच का पार्ट है वो कौन सा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यानी 76 to 123 हमारा क्या चल रहा है सर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. और ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को हमने निकाल के अब क्या कर दिया है, एक अलग से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया है. देन ये जो पहला है ये जनरल प्रिंसिपल से डील करेगा, कैसे, फॉर्म कैसे हुआ, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है. ये जो सेकंड पार्ट है किससे डील करेगा, इंडेमनिटी क्या है, गारंटी क्या है, बेलमेंट क्या है, प्लेज क्या है, एजेंसी क्या है. ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई साइंस नहीं है, कुछ भी अभी हम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पढ़ रहे. अब आ जाओ बच्चा अपने मेन कंसेप्ट पे. मेन कंसेप्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है. और मैंने आपको पहले ही बता दिया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो क्या है, लॉ ने जिसको एनफोर्स किया है. ठीक है, आगे वही चीज में पढ़ी, एग्रीमेंट एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. एग्रीमेंट क्या है, एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. अभी एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस क्या है बच्चा, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस मतलब हम किसी अगर एग्रीमेंट में जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही प्रॉमिस और वही हमने फुलफिल करना है, नहीं ना. हज़ार उसमें चीज़ें जुड़ती हैं, हज़ार कंडीशंस जुड़ती हैं. ये क्या है, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस. कुछ प्रॉमिस हम करते हैं, कुछ आप करते हो, इतने टाइम तक डिलीवरी कर देंगे जी, हमें डिलीवरी ऐसे चाहिए जी, ठीक है हम ऐसे ही कर देंगे. ये क्या है, सेट ऑफ प्रॉमिसेस है जो एक दूसरे के लिए क्या फॉर्म कर रहे हैं, कंसीडरेशन फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, आगे टू बी क्या डिफाइन करता है, प्रॉमिस. और प्रॉमिस में आपको बता चुकी हूँ क्या, दोबारा पढ़ो,
व्हेन वन पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, वो क्या कर रही है, क्या सिग्निफाई कर रही है, अपनी असेंट, यानी अपनी मर्जी। तो उसने क्या कर लिया, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। जब उसने एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया, प्रॉमिस। हमने किया था ना, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या बना देगा, हमारा प्रॉमिस। ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट्स एमर्ज होते हैं क्या, व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, ठीक है, उसने क्या किया, अपनी असेंट सिग्निफाई की। जब उसने असेंट सिग्निफाई की, हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया और हमारा प्रपोजल क्या बन गया, प्रॉमिस। इससे हमें क्या पता चलता है, एग्रीमेंट कैसे बना है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या बना, प्रॉमिस। प्रॉमिस में मिला कंसीडरेशन। क्लियर हुआ। देन आगे enforceability by law। enforceability मतलब an agreement to become a contract must give rights to legal obligations। legal obligations क्या है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, पार्टी कॉम्पिटेंट है, किया था ना अभी हमने, फ्री कंसेंट है, ये सब क्या है, लीगल ऑब्लिगेशंस है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। और किस में डिफाइंड है बच्चा, 2H में डिफाइंड है। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको एक बार पढ़ना। On elaborating the above two concept, it is obvious that contract comprises of an agreement which is a promise or set of reciprocal promises। set of reciprocal promises मतलब कुछ promises मैं आपसे कर रही हूँ, कुछ promises आप मुझसे कर रहे हो, रेसिप्रोकेट करें ना हम एक दूसरे को, दैट इज रेसिप्रोकल promises। ठीक है, आगे आ जाओ, एग्जाम्पल करते हैं, डिफरेंस से हम कल करेंगे। ठीक है बच्चा, आज हम पहले इसके एग्जाम्पल करते हैं। A agrees with B to sell car for ₹2 लाख to B। क्या और A के और बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भाई A ने क्या बेचनी है, B को कार, और B ने कितने देने, 2 लाख रुपए B को। ठीक है, Here A is under an obligation। क्या ऑब्लिगेशन है, to give car to B। A ने भी B को कार देनी है और B ने रिटर्न पैसे देने हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो बी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे 2 लाख टू ए। दोनों का क्या है, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है, भाई इसने कार देनी है, इसने पैसे देने हैं। आगे पढ़ो। फादर प्रॉमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ 500 एवरी मंथ। सन, फादर ने क्या प्रॉमिस किया, वो अपने बेटे को हर मंथ 500 रुपया पॉकेट मनी देगा, लेकिन बाद में उसे देने से मना कर दिया। तो भाई क्या ये किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑब्वियसली नहीं। ये क्या है, सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और क्या सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नहीं, वो क्या बन जाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट। इवन उनमें तो भाई इंटेंशन मिली ही नहीं, जब इंटेंशन मिली ही नहीं तब वो कभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं। क्लियर हुआ, हमारी इंटेंशन होनी चाहिए किसी भी तरीके के, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में एंटर करने की। आगे पढ़ो। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच ऑब्लिगेशंस व्हिच हैज रिजल्टेड फ्रॉम द एग्रीमेंट। सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, हाउएवर सम ऑब्लिगेशंस आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन है जिनको हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एज सच कवर नहीं कर पाए, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास जजमेंट्स आती रही कोर्ट्स की, काफ़ी चीज़ें हम इसमें ऐड करते रहे। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ऑफर के बारे में बात करेंगे, एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे कुछ जजमेंट्स ने चीज़ें बदली हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल 3 पढ़ो। एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये क्या दिया है, किसने ऑर्डर दिया है इसमें, कोर्ट ऑफ लॉ ने दिया है ना, कोर्ट ऑफ लॉ ने ऑर्डर दिया है ना। और कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या ऑर्डर दिया, भाई आपने अपनी वाइफ को मेंटेन करना है। तो क्या ये सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स है, नहीं, इसमें हमें बकायदा कोर्ट ने ऑर्डर दिया भी जाके एक काम करो, तो ये तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन गए। लेकिन ये क्या है, एक ड्यूटी है जो हमें किसने दी है, कोर्ट ने दी है। तो ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने हैं, क्योंकि सिर्फ वाइफ और चिल्ड्रन क्या ले रहे हैं, मेंटेनेंस ले रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न के वो हस्बैंड को कुछ दे रहे हैं, नहीं दे रहे। ऑब्वियस सी बात है, नहीं दे रहे। वाइफ और चिल्ड्रन क्या ले रहे हैं, सिर्फ ले रहे हैं। और हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया, अगर हम कुछ लेते हैं तो इन रिटर्न देते भी, कंसीडरेशन हमारे लिए भी, कंसीडरेशन उसके लिए भी है। ठीक है ना, तो अगर हम सिर्फ चीज ले रहे हैं और कुछ दे नहीं रहे, दैट मीन्स वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप से बाहर से जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब एग्रीमेंट क्या है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, कल करेंगे। ठीक है ना, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये भी कल करेंगे। 2 मैं आपको ये बता चुकी हूँ एक बार
ये सारा आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा मैं आपको ये सारा रिपीट करूँगी, डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर कंक्लूड करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। चलिए।